हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टीएसएल की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग जेकेएसबी जजमेंट जो आज आया है। तो आप ही देखिए और एंड तक अपनी राय ज़रूर शेयर करना लास्ट पे। और उन्होंने ये भी कहा कि एस्पिरेंट्स एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी में सिलेक्शन कराने के लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो उनका पेटिशंस को लेकर यही था कि जी इनका लोकल स्टैंड आई क्या है। उन्होंने कहा कि जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर में इम्तिहान कराने वाली है और कोशिश पूरी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट मोड में इम्तिहान कराए जाएं। सीबीटी मोड में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहती है, लीकेज की पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। और उन्होंने कहा कि इसमें प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन वो सारे सिलसिले नहीं है, ओएमआर बेस में जो होता है, तो इसलिए ये आसान मामला है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एसएससी, आईबीपीएस, एनटीए ये सब सीबीटी मोड पर इम्तिहान करा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज को लेकर जब उसको पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी पार्टिसिपेंट एजेंसीज थी जो बिडिंग के लिए जिन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट किया, उन एजेंसीज को लेकर उन्होंने ये कहा कि जिस समय टेंडर डॉक्यूमेंट जो है उनके सामने रखा गया तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट को आप क्लॉज में मेंशन करिए और नॉट ब्लैकलिस्टेड एज ऑन डेट आप उसको रिकास्ट करिए, नेवर ब्लैकलिस्टेड इन द पास्ट की जगह। और उसके बाद ये जो एजेंसीज थी इन्होंने अपनी स्पोर्ट में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इन तमाम एजेंसीज को कोट किया और ये कहा कि इन्होंने एज ऑन डेट ब्लैकलिस्टिंग को लेकर लिखा, यानी जिस दिन आप टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस दिन आप ब्लैकलिस्टेड नहीं होने चाहिए, यह एजेंसीज ने गुजारिश की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कमिटी ने जब इसको डिस्कस किया और डिपार्टमेंट ऑफ फर्म्स ऑफ बिडिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जीएफआर 2017 रूल 151 इशू किया है, उसमें मैक्सिमम अपर लिमिट जो डिपार्टमेंट की है वो 3 साल है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जो ब्लैकलिस्टिंग है किसी फर्म की या किसी एजेंसी की, वो सिर्फ प्रोक्यूरमेंट के ऊपर लागू होगी। जहां पर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ये ख्याल करता है कि किसी भी बिजनेस की डीलिंग्स को पूरी मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में डीबार किया जाए, उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि वो बिडिंग में उसको डीबार कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इस मामले में कि डिपार्टमेंट को लेकर या ब्लैकलिस्टिंग को लेकर, ठीक है, कोई ऑर्डर इशू नहीं किया है और ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डीबार किया था। तो इसका मतलब एप्टेक जो है उसे बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से रोकने की ताकत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के पास है, लेकिन उन्होंने एप्टेक को किसी भी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से रोका नहीं था। और उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यह भी कहा कि ई टेंडर नंबर 18 ऑफ 222 को कैंसिल किया गया था क्योंकि चारों एजेंसी जो थी जिन्होंने बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था वो इनएलिजिबल थी, उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और टेंडर कैंसिल किया गया। एप्टेक का टेंडर जो है रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने एफिडेविट जो फाइल किया था और उसको नोटरी ने अटेस्ट किया था, जबकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट हुआ होना चाहिए था। और बाकी जितनी भी एजेंसीज थी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दिए थे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस वो फुलफिल नहीं कर रही थी। केवल एप्टेक जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल कर रही थी 20 करोड़ वाली। जब टेंडर कैंसिल किया गया, फ्रेश टेंडर इशू किया गया, टर्नओवर क्लॉज को भी रिलैक्स किया गया 20 करोड़ से 10 करोड़ कि चलिए टर्नओवर क्लॉज रिलैक्स कर देते हैं ताकि और कंपटीशन आए। तो 5 एजेंसियां आई, एक एजेंसी थी एप्टेक और दूसरी थी एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। स्टेज 2 पर ये दोनों एलिजिबल थी। टेक्निकल इवैल्यूएशन प्रेजेंटेशन को लेकर दोनों को इवैल्यूएट किया गया। इवैल्यूएट करने के बाद जो परचेज कमेटी जीएडी की है उसने 28 सितंबर 2022 को रिकमेंड किया कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड को दें क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर इसी एजेंसी का आ रहा है। उसके बाद जेकेएसएसबी ने यह भी कहा कि किसी भी ऐसी एजेंसी को जिसने ब्लैकलिस्टिंग का पीरियड मुकम्मल कर लिया हो, अगर हम उसको टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं
तो उसका मतलब होगा कि परमानेंटली उस एजेंसी को आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कानूनी तौर पर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने केस की डिटेल भी दी, बताया कि क्यों नहीं है। उसके बाद एप्टेक लिमिटेड को लेकर रिस्पोंडेंट्स ने यह भी कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये ऑलरेडी जो है कर रही है गवर्नमेंट बॉडीज के, और ऑलरेडी इसने सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी के हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जेई सिविल जल शक्ति, सब इंस्पेक्टर, होम डिपार्टमेंट, लेबर इंस्पेक्टर, उसके अलावा लेबर ऑफिसर, ड्राइवर, इलेक्शन असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, लाखों बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसको लेकर जेएसएसबी ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में इन्होंने इम्तिहान किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने सीआईडी से इनपुट्स लिए, कुछ सेंटर्स को लिस्ट से डिलीट किया गया, एग्जाम कुछ सेंटर्स पर नहीं हुआ, थर्ड पार्टी हमने अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी को एंगेज किया ताकि वो ऑडिट कर सकें, लो फ्रीक्वेंसी जैमर हमने इंस्टॉल किए, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कहा कि आप इम्तिहान के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करें, सीनियर ऑफिसर्स को हमने ऑब्जर्वर लगाया, डिप्टी कमिश्नरों को टेक्निकल पर्सन अपॉइंट किया गया अलग अलग इम्तिहानों के लिए, और मजिस्ट्रेट भी अलग अलग सेंटरों पर डिप्लॉय किए गए। आईटी डिपार्टमेंट को टेक्निकल पर्सन अपॉइंट किया, आईटी डिपार्टमेंट ने टेक्निकल लोग जो हैं अपॉइंट किए ताकि वो बोर्ड को असिस्ट कर सके सीबीटी मोड में इम्तिहान करने के लिए। तो ये सारी चीजें जेकेएसएसबी ने कोर्ट के सामने रखी। और उसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल ने भी तफसील दी जेके टेंडर्स के ऊपर, हमने किस तरीके से हमने टेंडर निकाले, हमने क्या कुछ किया, टेक्निकल बिड का कितना था, फाइनेंशियल बिड की वेटेज कितनी थी। उसके बाद ई नेट को लेकर उन्होंने कहा कि हमने 20 करोड़ से 10 करोड़ क्यों किया। और उसके बाद ये भी कहा कि जो डिबारमेंट ऑर्डर था एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड का, वो मई 2022 में खत्म हो गया था, और डिबारमेंट जो कमर्शियल सेंस में है वो कोई एक टेंडरिंग अथॉरिटी किसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती है, वो फैसला लेती है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, कोर्ट को लेकर भी उन्होंने तफसीलात दी, लेकिन जहां तक पिटिशनर्स का ताल्लुक है, उन्होंने एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड को लेकर जो चीजें कही, उन्होंने कहा एक तो यूपी जल निगम रिक्रूटमेंट इम्तिहान एप्टेक को हायर किया गया 2016 में, मास इरेगुलरिटीज मल प्रैक्टिसेस हुई, 1188 अपॉइंटमेंट जो कैंसिल की गई 1300 पोस्टों के लिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट इम्तिहान को लेकर उन्होंने कहा एप्टेक को हायर किया, एग्जाम 2017 में हुआ, इरेगुलरिटीज 2018 में निकली, एफआईआर फाइल की गई, एग्जाम कैंसिल किया गया। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एप्टेक को हायर किया एग्जाम के लिए 2018 में, और जब इरेगुलरिटीज सिस्टम मॉनिटरिंग के जरिए निकली, आसाम इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इम्तिहान किया 2020 में, इरेगुलरिटीज हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एलएलबी का इम्तिहान 2018 में एप्टेक से करवाया, पेपर लीक हुआ, 10 लाख रुपया फाइन हुआ दिल्ली हाई कोर्ट से। सीबीएसई का सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2023 में हो रहा था, पेपर लीक हुआ, इरेगुलरिटीज हुई मीरठ और लखनऊ में। केंद्रीय विद्यालय संगठन का इम्तिहान हो रहा था फरवरी 2023 में, इसमें इरेगुलरिटीज हुई। उसके अलावा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इम्तिहान 2021 में हो रहा था, 30 अप्रैल को 1 करोड़ की पेनल्टी एप्टेक के ऊपर लगी कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स को वायलेट किया है। कानपुर में साल 2021 में एप्टेक लर्निंग इंस्टीट्यूट ने, जो एप्टेक का एक सब्सिडरी है, 200 स्टूडेंट्स को लाखों रुपए का चूना लगाया। यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हुआ। ये सारी दलीलें पिटिशनर्स ने कोर्ट के सामने रखी, और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि इसमें मामले बिल्कुल साफ तौर पर है। आर्टिकल 226 जो भारत का संविधान है, क्या ये रिट पिटिशन उस आर्टिकल 226 के तहत मेंटेनेबल है कि लोकस स्टैंडाई जो है वो कोई नहीं है पिटिशनर्स का, और एग्रीव भी पिटिशनर्स नहीं है, तो क्या 226 में ये कवर होते हैं। और उसके बाद दूसरा सवाल ये कोर्ट के सामने कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, ब्लैकलिस्टेड फर्म है, क्या उसको टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने दिया जा सकता है। और तीसरा सवाल कोर्ट के सामने ये कि आर्टिकल 226 के तहत क्या रिट पिटिशन मेंटेनेबल है, कि जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, टेंडर कंडीशंस की, और आगे बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशंस एंड एलिगेशंस बाय द एस्पिरेंट्स, कि खदशात हैं, इल्जामात हैं, यानी पिटिशनर्स ने इल्जाम लगाए हैं, पिटिशनर्स को एप्रीहेंड करते हैं कि चोरी होगी, बेईमानी होगी। यानी कोर्ट की ये जजमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है कि सबूतों के साथ जो सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट के सामने, वो सबूत ये तो बताते हैं कि एप्टेक
का पास्ट कैसा था, लेकिन कोई चीज ऐसी कोर्ट के सामने नहीं है जो ये बताती हो कि एप्टेक ने जो इम्तिहान जम्मू कश्मीर में कराए हैं उन इम्तिहानों में कोई चोरी हुई है। इस जजमेंट को ऐसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, क्योंकि वरना कोर्ट जरूर लिखती, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसके बाद लोकस स्टैंडाई को एक्सप्लेन किया कोर्ट ने, बताया लोकस स्टैंडाई क्या होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो पेटिशनर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोकस स्टैंडाई उनका क्या है उसे एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। लोकस स्टैंडाई कि आप अगर किसी टेंडरिंग प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हैं तो आप किस बुनियाद पर उसको चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा अगर किसी को भी हक था इस टेंडरिंग प्रोसेस को या टेंडरिंग प्रोसेस के क्लॉजेस में जो बदलाव किया गया उस बदलाव को चैलेंज करने का, तो वो उनका था जो लोग टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो बाकी 3 कंपनियां थी उन्हें हक था कि जनाब ये फेवर किया गया है एप्टेक को, तो आप जरा इसको देखिए, वो कोर्ट के सामने वो जा सकते थे। और दूसरा ये भी कि ये भी कहा गया कि जो कंपनियां सिलेक्ट नहीं की गई और उन कंपनियों को हक था कि वो चैलेंज करते, पेटिशनर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कोर्ट ने यह भी कहा कि एग्रीव्ड भी नहीं है ये। एग्रीव्ड का मतलब यह हो गया कि आप इस टेंडरिंग प्रोसेस से दुखी हैं, वो भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा क्योंकि इन लोगों ने जो एडवर्टीजमेंट निकला, इन लोगों ने फॉर्म भरा, जो एडवर्टीजमेंट निकली, एडवर्टीजमेंट को इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, और सिर्फ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया बल्कि जो इम्तिहान एप्टेक ही करा रहा था उस इम्तिहान में भी पार्टिसिपेट किया। यानी आप जिस एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कह रहे हैं, आप जिस एजेंसी को कह रहे हैं कि आपको खदशा है कि जब ये इम्तिहान कराएंगे वही होगा जो मेरिट ट्रैक के वक्त हुआ, तो आपने फिर उस रिक्रूटमेंट के इम्तिहान में पार्टिसिपेट क्यों किया। कोर्ट ने इस तरह का सवाल पूछने, इस तरीके से सवाल पूछा है कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है। आप कहते हैं कि बेईमानी हो सकती है, तो आप एग्रीव्ड तब होते। कोर्ट ने कहा कि आप एग्रीव्ड भी नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया है बल्कि आपने प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी किया है। जहां तक ब्लैक लिस्टिंग का ताल्लुक है, उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप किसी को भी आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। आप एक वक्त मुय्यन के लिए 2 साल 2.5 साल उतने देर के लिए किसी को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि आप पूरी जिंदगी के लिए किसी को ब्लैकलिस्ट करेंगे, वो नहीं हो सकता। डिबारमेंट कभी परमानेंट नहीं होती, और डिबारमेंट जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जुर्म क्या हुआ है, ठेकेदार ने क्या बेईमानी करी है। उसके बाद अलग अलग जजमेंट्स का हवाला दिया कोर्ट ने, और जजमेंट्स का हवाला देकर कोर्ट ने यह बताया कि डिबारमेंट को लेकर डिबारमेंट को एक्सप्लेन किया। और उसके बाद थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं। अब ये सवाल जो कोर्ट के सामने आए, इन सवालों के जवाब कोर्ट ने एक एक करके दिए, और कोर्ट ने जजमेंट्स का हवाला दिया, और उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा, उसके बाद एक और चीज, यहां पर एक और चीज कोर्ट ने कही है कि ये पिटीशन जो है ये एप्रीहेंशन और एजम्पशंस पर बेस्ड है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड है वो फेल हो जाएगा इम्तिहान को साफ सुथरे तरीके से करने में, क्योंकि ऑलरेडी इसने बेईमानियां और चोरियां की हैं और इसे ब्लैकलिस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पास में साल 2019 में। जहां तक एस्पिरेंट्स का ताल्लुक है, जिसमें प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 4 to 62 है, उन्हें रिस्पोंडेंट में पूरे का पूरा विश्वास है। आगे ये चले गए और उन्होंने ये कहा, प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स का मतलब हो गया वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स ने कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि जनाब हम सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में, जेई सिविल जल शक्ति में, बाकी इम्तिहानों में हम लोग बैठे हैं, तो हमारा तो रिजल्ट कम से कम निकालिए। उसके बाद आगे ये कहा गया कि ये जो इस केस को लेकर मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक और जजमेंट बीच में लाइन लिखी है जज साहब ने, जज साहिबा ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सेटल किया है कि कोई भी रिट पिटिशन आप कोर्ट में एप्रीहेंशंस की बुनियाद पर फाइल नहीं कर सकते हैं। नो रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड on apprehensions or without any cause of action which admittedly
हैज नॉट बीन एक्रूड टू द पेटिशनर्स एज ऑन डेट इन द प्रेजेंट केस। उसके बाद कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये केस महज एप्रीहेंशंस और एजम्पशंस पर है कि जनाब अगर आपने इनको इम्तिहान कराने, अगर आपने, अच्छा अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कोर्ट ने भी कहा कि आप रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, आप उसी इम्तिहान को देते हैं जो इम्तिहान एप्टेक कराता है, और बाद में जब उस इम्तिहान का रिजल्ट निकलना है तो आप कहते हैं कि जनाब एप्टेक जो है ये तो कंपनी गड़बड़ है, ये तो कंपनी क्या कहते हैं बेईमानी कर रही है, इस कंपनी के खिलाफ तो इतने सारे एलिगेशंस हैं, इस कंपनी के खिलाफ तो इतने सारे मामले हैं, ये कोर्ट ने कहा। उसके बाद आगे चलें, उसके बाद पेटिशनर्स की तरफ से उन्होंने, और जो काउंसिल थे पेटिशनर्स की तरफ से, उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर निकाला जहां पर एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है ताकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की फंक्शनिंग को रिव्यू किया जाए। उनको कहा गया है कि टेंडरिंग प्रोसेस जो जेकेएसएसबी ने फॉलो किया इम्तिहान कराने के लिए एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड का, तो क्या वो फाइनेंशियल रूल्स एक्ट्स के एन मुताबिक था, और अगर तमाम नॉर्म्स कंप्लाई किए गए हैं, क्या किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। रिव्यू कमेटी को कहा गया कि आप रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर दे दें। तो इस पर भी जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो वकील साहब थे, उन्होंने ये कहा कि रिट पिटीशन चूंकि पेंडिंग थी इसलिए सरकार ने कोई रिपोर्ट दी नहीं। सरकार कह रही है रिट पिटीशन जो ही वहां पर फाइनल होगी तो हम रिपोर्ट दे देंगे, तो तब तक रिपोर्ट नहीं दी गई। तो इस पर बार बार दोबारा से एक बार कोर्ट ने एक और 68 पैरा में लिखा है पिटीशन सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस और एप्रीहेंशंस पर है, लेकिन कोर्ट ने आगे बड़ा इंपॉर्टेंट कहा, हालांकि ये पिटीशन इल्जामात पर और खदशात पर मबनी है, लेकिन जब किसी भी सरकारी अनुष्ठान के लिए, किसी सरकारी दफ्तर के लिए आपको नौकरियां करनी है, उनमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 जो भारत का के संविधान का है उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। ईमानदारी के साथ साफ सुथरे तरीके से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और सबको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आगे उन्होंने ये कहा आज के दिन कोई भी प्रेजुडिस पेटिशनर्स के साथ नहीं हुई है, लेकिन उन्हें एप्रीहेंशन है सिलेक्शन प्रोसेस के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस से। उसको लेकर कोर्ट ने आगे ये कहा कि ये जो ग्रीवेंस है, ये जो पेटिशनर्स की फरियाद है, ये जो उनकी ग्रीवेंस है, इसका ख्याल ऑलरेडी सरकार ने रख लिया है। सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बनाई है जिसे उन्होंने ये कहा है कि जेकेएसएसबी के इम्तिहान को भी देखिए और एप्टेक लिमिटेड को जो टेंडर दिया गया उसको भी थोड़ा खंगालिए। और उन्होंने ये कहा कि रिव्यू कमेटी को अभी तक रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी, उससे पेटिशनर्स के जो खदशात हैं वो दूर हो जाते और उनका विश्वास और ज्यादा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उनका विश्वास इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बढ़ जाता। उसके बाद अब चूंकि सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बनाई है, इसी रिव्यू कमेटी को सामने रखते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो रिव्यू कमेटी बनाई गई है और जिस फैसले को पेटिशनर्स ने, एस्पिरेंट्स ने कोर्ट चैलेंज किया है, कोर्ट ने ये हिदायत दी हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देगी। चीफ सेक्रेटरी इस रिव्यू रिकमेंडेशन जो भी कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी रिव्यू कमेटी की, उसकी बुनियाद पर 10 दिन के अंदर अंदर चीफ सेक्रेटरी फैसला लेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, फैसला लेंगे। और जो फैसला होगा चीफ सेक्रेटरी का, वो सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कम्युनिकेट किया जाएगा और उसे कहा गया है कि आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपको हुकूमत करने के लिए कहेगी। लेकिन जब तक हुकूमत फैसला नहीं करती तब तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सिलेक्शन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएगा। ये जजमेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी की लिखी हुई जजमेंट है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस जजमेंट के बाद अब देखना यह है कि जो ये पेटिशनर्स हैं, क्या पेटिशनर्स डिवीजन बेंच में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर ये डिवीजन बेंच में जाते हैं तो क्या मामला बनता है वो भी देखना होगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि आज 31 अगस्त 2023 जजमेंट आ चुकी है, कल 1 सितंबर है, और इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करके अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल, जल शक्ति दोनों इम्तिहानों के नतीजों के लिए दरवाजा खोल दिया है।
एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है और पेटिशनर्स के लिए भी। इस जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट एक कामयाबी उनकी भी, वो कामयाबी उनकी ये है कि कोर्ट ने सरकार को ये कहा है